दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ग्राफ और इंटरप्रिटेशन पर ये वीडियो का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग लाइन ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बार ग्राफ पर, हिस्टोग्राम पर क्वेश्चंस कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में पाई डायग्राम पर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज हम लोग लाइन ग्राफ पर क्वेश्चंस करते हैं और इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना है, ये सब भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस के लिए एक लाइन ग्राफ दिया गया है, जिसके बारे में ये जानकारी है कि निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। यानी कोई कंपनी है जिसमें 2001 से लेकर 2010 तक के दौरान जो उसकी बिक्री हुई है उस कंपनी में, वह बिक्री करोड़ रुपए में दी है, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 करोड़ रुपए में है। और यहाँ पर उन वर्षों में जो बिक्री हुई है कि 2001 में बिक्री 2 करोड़ है, 2002 में भी 2 करोड़ है, 2003 में 3 करोड़ है, इसी तरह से 2004 में 4 करोड़, 2005 में 10 करोड़, 2006 में 6 करोड़, 2007 में भी 6 करोड़, 2008 में 5 करोड़। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये जो पॉइंट हैं, इन्हीं को हमको कंसीडर करना है सबके लिए। और इस तरह से 2009 और 2010 में सेम बिक्री है। अब ये तो हम लोगों को ये ग्राफ दिया हुआ है और ये लाइन ग्राफ है, और इसमें आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि किस तरह से ये ग्राफ 2005 में काफी अच्छी बिक्री करता है, फिर 2006 और 2007 में उसकी बिक्री में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 2008 में उसकी बिक्री में कमी आती है, फिर 2009-10 में बिक्री स्थिर बनी रहती है। तो अब ये इस ग्राफ का नेचर है और इस नेचर के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि 2006 में देखना है कि बिक्री कितनी थी और 2008 में देखना है कि बिक्री कितनी थी। अब 2006 के सापेक्ष 2008 की बिक्री में जो कमी आई है उसको प्रतिशत में बताना है। तो दाहिने तरफ देखिए ये ग्राफ है और ग्राफ में 2006 में जो ये आंकड़ा है वो 6 करोड़ का है, यानी 2006 में 6 करोड़ की बिक्री हुई है और ये 2008 में घट करके 5 करोड़ हो जाता है। तो ये करोड़ रुपए में ही दिया है इनकी बिक्री। तो 2006 में 6 करोड़ है, 2008 में 5 करोड़ है, तो कुल जो कमी आई है वो 1 करोड़ की है। तो ये तो रुपए में कमी है, लेकिन जब इसी को हम लोग प्रतिशत में देखेंगे तो 1 करोड़ की कमी आई है। 2006 के सापेक्ष पूछा है तो 6 पर, तो 100 पर कितना होता। तो अब ये देखिए ये 50/3 हो जाएगा और 50/3 को 16 सहित 2/3% कह सकते हैं। तो 16 सहित 2/3% की कमी आई 2006 और 2008 के बीच में। ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि 2006 में 6 करोड़ रुपए बिक्री थी और 2005 में ये घटकर 5 करोड़ हो गई। तो जो इनकी कमी आई वो 1 करोड़ रुपए की थी, तो ये तो रुपए में कमी थी, लेकिन इसी कमी को जब हम लोग प्रतिशत में देखेंगे तो ये 16 सहित 2/3% के बराबर ये कमी आती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या है। तो ये 2002 की बिक्री है और ये 2007 की बिक्री हम लोग लिख लेंगे। तो 2002 में जो बिक्री है वो 2 है, यहाँ पर 2,
और 2007 में जो बिक्री है ये 2007 की बिक्री को दर्शाता है, ये 6 है। तो 2007 में ये बिक्री 6 करोड़। हम दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अभी ये 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 1 संबंधित 3 का रेशियो आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसे समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ये इजी है कि 2007 में जो बिक्री है वो हमने लिख लिया, 2002 में जो बिक्री है वो लिख लिया, और दोनों का यही रेशियो हो गया। अब रेशियो बनाने के लिए इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना, तो इसको 2 से काट दिए यानी 2 से भाग दे दिए, तो 1 संबंधित 3 आ गए, और ये ऑप्शन नंबर बी सही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि वर्ष 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ रुपए में क्या है। तो 2003 से 2007 के आंकड़े हम लोगों को लिखना है। तो 2004, 2005, 2006 और 2007 इनकी बिक्री के आंकड़े का औसत देखना है। तो 2003 में देखिए ये बिक्री 3 है, 2004 में 4 है, 2005 में 10 है, 2006 में 6 है, 2007 में भी 6 है, और यहीं तक हमको बिक्री लेना है। तो 3 धन 4 धन 10 धन 6 धन 6, ये सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 12 10 22 22 और 4 26 3 29, ये 29 आ गया। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए योग यानी आंकड़ों का योग 29 आ गया। आंकड़ों की संख्या, तो देखिए आंकड़ों की संख्या 5 है, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 8 40, तो 5.8 इसका औसत आ गया, और यही ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुत इजीली ढंग से हम लोगों ने आंकड़ों को, जो ये डाटा दिया हुआ है 2003 से 2007 के, इनकी बिक्री को हम ऐड करके, और फिर 5, चूंकि ये ऑब्जर्वेशन हमने लिया 5, तो इन 5 से भाग दे दिए, और ये आ गया 5.8, और ऑप्शन नंबर ए सही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। देखिए 2005 की वृद्धि को देखना चाह रहे हैं, तो इसके पहले हमको पिछले वर्ष कह रहा है, तो 2004 में आंकड़े देखने होंगे, और फिर 2005 के आंकड़े लेने। तो 2004 में देखिए यहाँ पर जो बिक्री हुई है वो 4 करोड़ की है, और 2005 में ये बिक्री 10 की है, यानी 10 करोड़ की है। तो इन दोनों के बीच में 6 करोड़ का डिफरेंस है, यानी 4 से 6 वृद्धि हुई है। 4 करोड़ से 6 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो 2005 में 10 करोड़ हुआ। अब इस वृद्धि को प्रतिशत में अगर देखना है, तो प्रतिशत में हम 4 के सापेक्ष देखेंगे, यानी पिछले वर्ष 2005 का पिछला वर्ष 2004 है, तो हम जिसके सापेक्ष देखते हैं उसको हर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में, और 6 वृद्धि हुई है तो ये 6 लिख देंगे और 100 से तुलना कर देंगे। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो 4 से ये 100 25 बार में कट गया, और 25 6 के 150, यानी 150। तो 150% की वृद्धि हुई है, और यही हमको बताना था, और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री करोड़ रुपए में क्या है। तो 2005 से 8 तक देखना है, तो 2006, 2007 और 2008 यहां तक बिक्री देखना है। तो अब हम लोगों को इस बिक्री को देखने के लिए यहाँ, तो 2005 में देखिए, 2005 में आप बिक्री ये देख रहे हैं 10 है, 2006 में 6, 2007 में भी 6 है, और 2008 में 5 है। इन सबको ऐड कर लेना। तो 2005 में 10, 2006 में 6, 2007 में भी 6, और 2008 में 5, तो सबको ऐड कर लेंगे। 10 6 16, 16 6 22, 22 और 5 27, तो ये कुल 27 करोड़ की बिक्री हुई है 2005 से 2008 के बीच में।
और ये ऑप्शन नंबर 20 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक नया डायग्राम है, नया लाइन ग्राफ है, और इस क्वेश्चन में 2 लाइन ग्राफ दिखाए गए। ये देखिए पर्पल कलर से ए को दिखाया गया है और ग्रीन से बी को दिखाया गया है। ये 2 तरह के आंकड़े हैं, इन दोनों आंकड़ों को अलग अलग कलर से दिखाया गया। तो 2 कंपनियां हैं ए और बी, इनका विभिन्न वर्षों में शुद्ध लाभ का प्रतिशत दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये प्रतिशत में हैं और ये लाभ के आंकड़े हैं। यानी अगर हम ये कहें कि ये जो ए है तो 2001 में ए का कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पर जो ये 40 दिखा रहा है ये 40% है, तो 40% लाभ हुआ। लाभ किस पर निकाला जाता है? लाभ निकाला जाता है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया, कितना लगाया यानी कितना खर्च किया, और कितना आपकी आमदनी हुई यानी कितना गेन किया। तो उसी गेन को जब परसेंटेज में हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो इन्वेस्ट कितना किया यानी कितना रुपया आपका खर्च हुआ, और कितना गेन किया यानी कितनी आपकी इनकम हुई, कितना आय हुआ। तो आय को हम लोग इनकम कहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया लगा करके और 15 रुपया पाता है, इसका मतलब कि 5 रुपये का उसे इनकम है। 10 रुपया लगाया और 5 रुपये में बेचा, यानी 10 रुपया वो खर्च किया और 15 रुपया उसकी इनकम हुई, तो 5 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। इस 5 को अगर हम परसेंटेज में देखें तो कैसे देखेंगे भाई? 5 रुपये का लाभ होता है 10 रुपया लगाने पर, तो 100 रुपया लगाते तो कितना होता? तो 5 दूनी 10 और 2 से ये 50 बार में कट गया, ये होता 50%। ये जो 50% आया है ये प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट को यहाँ पर वाई एक्सिस पर इसे प्लॉट किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि खर्च का मतलब क्या हुआ यानी इन्वेस्ट, गेन का मतलब क्या हुआ यानी इनकम, और परसेंटेज यानी प्रॉफिट जो शुद्ध लाभ दिया है उसका क्या मतलब हुआ कि कितना खर्च किया और कितना उस पर प्राप्ति हुई। तो 10 रुपया लगाया यानी 10 रुपये के खर्च किया है और 15 रुपये की आय हुई है यानी 5 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। इस 5 को जब हम लोगों ने परसेंटेज में देखा तब ये 50% के बराबर आया, और यही इस ग्राफ का मतलब है। अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, और ये यहाँ पर 2 लाइन ग्राफ दिए हुए हैं, तो दोनों लाइन ग्राफ के में बात हम लोगों की होनी है। ग्रीन से बी कंपनी है और पर्पल से ए कंपनी है। यानी बैगनी रंग से जो ग्राफ दिख रहा है यानी जिसके ये डॉट रेड कलर के बने हुए हैं वो ए कंपनी है, और जिसके डॉट्स ये ब्लू कलर के हैं और वो बी कंपनी। आइए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि 2002 में कंपनी बी की कुल आय 140 करोड़ थी, तब उस वर्ष उसका कुल खर्च कितना रुपया था? तो 2002 की बात हो रही है और बी की बात हो रही है यानी ग्रीन वाला। तो 2002 में जो ग्रीन का आंकड़ा है वो है 45। 2002 में जो लाभ हुआ है बी कंपनी को वो है 45% का, ये लाभ है। अब आपको लाभ दे दिया है और इनकम दे दिया है, इनकम माने आय, और ये आय दे दिया है 140, ये करोड़ में, और आपको खर्च यानी इन्वेस्ट बताना है। और देखें प्रॉफिट एंड लॉस में कि आपको कास्ट प्राइस बतानी है। कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस बतानी है, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है एक तरह से यानी इनकम दे दिया है, और प्रॉफिट दिया हुआ, तो इसकी मदद से आपको कास्ट प्राइस बताना। अब सिंपल सा फार्मूला होता है कि कास्ट प्राइस में जब हम लाभ को ऐड करते हैं यानी 145% बटा में 100, तो ये सेलिंग प्राइस बनता है और ये है 140। अब यहां से कास्ट प्राइस अगर निकालनी हो तो 100 गुणे 140
बटा में 145, यही फार्मूला हो गया। अब यहां से इसे हम लोग सॉल्व करके इसका आंसर पा सकते हैं। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, और ये कट जाएगा, 20 से ये कट जाएगा, तो 14 दूनी 28, यानी 2800 बटा 29। अब इसमें 2800 में 29 से भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 96.5%, यानी 96.55% आ गया, और यही इसका उत्तर होगा। तो जो खर्च है 140 करोड़ के सापेक्ष जो इनकम हुआ है वो खर्च आ गया है 96.55, ये परसेंटेज नहीं होगा, 96.55 ये आ गया है आपका खर्च का पैसा। और ये करोड़ में, तो 96 करोड़ 55 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ था और 140 करोड़ रुपया इनकम था। तो ये इनकम और खर्च का यहाँ पर ब्यौरा आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि वर्ष 2003 और 2004 में कंपनी बी का कुल खर्च 270 करोड़ था, यानी 2003 और 2004 को मिलाकर कुल खर्च आपको दे दिया, यानी कुल इन्वेस्ट दे दिया है, दोनों को मिलाकर 270 करोड़। तो उन 2 वर्षों में कंपनी की कुल आय करोड़ में क्या थी? उन 2 वर्षों की कुल आय करोड़ में क्या थी? अब देखिए आय निकालने के लिए, यानी इनकम निकालने के लिए, यानी हम लोग प्रॉफिट लॉस की भाषा में देखें तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको अलग अलग कास्ट प्राइस चाहिए और अलग अलग प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो कास्ट प्राइस हमको दिया है ये दोनों जोड़कर है, और हमको जब चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट दोनों का अलग अलग दिया है, 2003 का जो प्रॉफिट है बी कंपनी का वो है 50, यहाँ पर देखिए, और 2004 का जो प्रॉफिट है बी कंपनी का वो है 40। तो 50 और 40 ये अलग अलग प्रतिशत है, 2003 में ये 50% है और 2004 में 40%। तो जब ये प्रतिशत प्रॉफिट का अलग अलग है तो हमको अलग अलग जब कास्ट प्राइस मिलेगी तब हम अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यानी अलग अलग इनकम निकाल सकते हैं, और अलग अलग जब इनकम निकालेंगे उनको ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम हमको निकल जाए। अगर यहाँ पर अलग अलग प्रॉफिट नहीं दिया रहता, एक ही प्रॉफिट दिया रहता कि 2003 और 2004 में 270 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ और इन दोनों को मिला करके इतना प्रॉफिट हुआ, यानी यहाँ दोनों को जोड़ करके भी प्रॉफिट दे देता, तब भी हम काम कर सकते थे। लेकिन जब तक हमको अलग अलग यहाँ पर खर्च नहीं पता चलेगा दोनों साल का, तो हम अलग अलग इनकम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज दिया है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का जो अलग अलग परसेंटेज दिया है तो ये अलग अलग जब खर्चे रहेंगे तभी निकाल पाएंगे। इसका मतलब कि ये डाटा सफिशिएंट नहीं है कि इसका आंसर दिया जा सके, तो ये आंकड़े अधूरे हैं, इस पर आंसर लगेगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कंपनी ए के लिए कितने वर्षों में खर्च आय के 50% से कम था? आय के 50% से कम था। खर्च का क्या मतलब हो? जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया कोई लगाया और 15 रुपया उसे मिला है, यानी 5 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। 10 रुपया लगा के 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 15 उसकी इनकम हो गई, इसका 50% क्या होगा? 7.5 रुपया होगा, और 7.5 रुपया से कम खर्च हुआ हो, लिखा है ना,
एक के कितने वर्षों में खर्च आय के 50% से कम था, तो आय 15 हुई, 15 का 50% आ गया 7.5, और 7.5 से आय कम यानी 10, हमारी आय तो खर्च तो 10 है, अब 7.5 से खर्च कम होने का मतलब कि 6 रहे 5 रहे तब जाकर के होगा। तो जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट जब तक हो रही होगी तब तक जो इनकम है उसका आधा भी खर्च से ज्यादा ही रहेगा। खर्च से इसलिए ज्यादा रहेगा, मान लीजिए आप 10% की बात करते हैं कि कहीं 10% लाभ हुआ, तो 10% का मतलब हुआ 1/10। ये जो 10 है ये आपका कास्ट प्राइस है, ये है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यानी इनकम हो गया 11, अब 11 का आधा हो गया 5.5 यानी 5.5, 5.5 से कम हो तो यहाँ तो 10 है, तो 10% लेने पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा वर्ष नहीं मिलेगा जिसमें इनकम के 50% से, इनकम के 50% से यानी आधा से भी कम खर्च हो, ऐसा कोई आंकड़ा यहाँ किसी वर्ष में नहीं मिल रहा। तो इनमें से कोई नहीं आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि कंपनी बी का 2004 में कुल खर्च 200 करोड़ का था तो उस वर्ष उसकी आय करोड़ में क्या थी। अब 2004 में जो कंपनी का इन्वेस्ट है वो 200 करोड़ रुपए का, और इस इन्वेस्ट को ही हम लोग कास्ट प्राइस कहते हैं, यानी कितना उसने खर्च किया है, कितना लगाया है। तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के टर्म्स में इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 2004 में प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, तो 2004 का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ए का हमको देखना है। तो 2004 में जो कंपनी ए है, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ष है ये 2001 दिखा रहा है, ये 2002 यहाँ तक, ये 2003 है और ये 2004 है। तो 2004 जो है यहाँ तक आ रहा है और इसमें आपको दिखाना है 2004 में कि कंपनी को कितना लाभ हुआ। तो ये कंपनी बी है और इसका यहाँ पर बी वाले का ग्रीन वाला है, ये 40% लाभ हुआ है। तो यहाँ पर लाभ आ गया है 40%। तो हमको प्रॉफिट मिल गया, कास्ट प्राइस मिल गई, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। कास्ट प्राइस में प्रॉफिट 140% बटा में 100 बटा में 100, तो यही सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस को ही हम लोग आय कह रहे हैं यानी इनकम कह रहे हैं। तो अब इसे देखिए सॉल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस दिया है 200, ये आ गया 140 बटा में 100, ये 2 जीरो कट गए और 14 दूनी 28 यानी 280 करोड़ आ गया। तो 280 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ, अरे इनकम हुआ 2004 में, और उसका इन्वेस्टमेंट कितना था यानी कुल खर्च कितना हुआ था 200 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपया लगा करके यानी खर्च करके 280 करोड़ रुपया कमाया गया, तो 40% का लाभ हुआ। तो 40% दिया था, उसकी मदद से हमको इनकम निकालनी थी और वो इनकम हम लोग प्रॉफिट लॉस वाले कॉन्सेप्ट से इसे इजिली निकाल सकते। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दिए गए किस वर्ष में कंपनी बी की आय उस वर्ष में उसके खर्च के 2 गुना अधिक है। तो खर्च में 2 गुना अधिक आय, तो यहां पर देखिए खर्च के 2 गुना, तो खर्च मान लीजिए 10 है और इसकी आय 2 गुना करना है तो 100% आएगा, तब ये 20 हो जाएगा। तो खर्च का 2 गुना तब होगा जब 100% प्रॉफिट होगा। जब 100% प्रॉफिट होगा तब 10 का 20 होगा, और ऐसा कोई यहाँ पर आंकड़ा नहीं है कि 100% प्रॉफिट किसी में भी दिखाया गया। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की
दैनिक मजदूरी को दर्शाया गया है। एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये जो दैनिक मजदूरी है और यहाँ श्रमिकों की संख्या दिया है। अब 12 का मतलब ये हुआ कि 12 ऐसे श्रमिक हैं जिनको मजदूरी 120 रुपया मिलती है। 26 ऐसे श्रमिक हैं जिनको मजदूरी 140 रुपया मिलती है। 34 ऐसे मजदूर हैं जिनकी मजदूरी 160 रुपये है और 40 मजदूर ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 180 रुपया और 50 मजदूर ऐसे हैं जिनकी मजदूरी 200 रुपया। ये मजदूरों की संख्या बता रहा है और यहाँ पर फैक्ट्री के मजदूरों की ये बात की गई है और वहां पर इनकी मजदूरी दिखाया गया है एक्स एक्सिस पर और उनकी संख्या दिखाई गई है वाई एक्सिस। आइए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि कितने श्रमिकों की आय 150 से 180 रुपए के बीच है और यहाँ प्रतिशत में आंसर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर जो मजदूरी है वो लिख लेंगे और यहाँ संचयी बारंबारता दिया है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो 140 120 पर हैं, 120 पर ये 12 हैं क्युमुलेटिव। 140 फिर आ गया, 140 पर 26, 100 ये 12 और 26 ये क्युमुलेटिव है। तो ये 12 फ्रीक्वेंसी रहेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी 26 में से 12 निकाल देंगे, ये बचेगा 14। 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया। तो 140 रुपया मजदूरी पाने वाले कुल 14 मजदूर। इसके बाद आएगा 160, 160 पर फ्रीक्वेंसी 34 दिया। अब ये निकलेगा 34 में से 26 निकाल देंगे तो 14 में से 6 गया 8, 8 हो गया। इसके बाद 180 आ गया, 180 पर है 40, तो यहां से 40 में से 36 निकाल देंगे तो ये बचेगा 4 और फिर 200 और 200 पर है 50, तो 50 में से 40 निकाल दिए, ये बचा 10। अब इन सबको जोड़ करके 50 मजदूर हैं। देखिए 14 और 8 22, 22 और 4, इसको जोड़ना पड़ेगा तो ये जोड़ कहीं घटाने में गड़बड़ी हो गई है। तो देखिए इस तरह से हम लोग कुमुलेटिव ये फ्रीक्वेंसी दी थी, संचयी बारंबारता दिया था और फिर हम लोगों ने बारंबारता निकाला, यानी 120 रुपया मजदूरी पाने वाले कुल 12 मजदूर थे तो इसका 12 ही रहेगा। 140 मजदूरी पाने वाले ये संचयी है 26 है, यानी 26 में से 12 निकाल दिए तो 14 मजदूर। 160 मजदूरी पाने वाले 34 हैं तो 34 में से 26 निकाल दिए 8 मजदूर। 180 40 पाने वाले हैं तो 40 में से 34 निकाल दिए 6 मजदूर और 200 पाने वाले मजदूरी 50 हैं तो 50 में से 40 निकाल दिए तो कुल 10 मजदूर। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ गए कुल 50 मजदूर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई 150 से लेकर के 180 रुपया मजदूरी पाने वाले कितने मजदूरों की संख्या है, वो भी इनको बताना है हम लोगों को परसेंटेज में। तो देखिए 140 और 160 का जो डिफरेंस होगा, 140 और 160 का जो डिफरेंस है तो 14 माइनस 8 है और ये हो गया 6। तो 140 से 160 के बीच 6 हैं और यहाँ पर दिया है 180 और 180 और 150 और 180 के बीच निकालना है। तो 160 और 180
160 और 180 के बीच, इनका देखिए 160 और 180 जो है यहाँ पर देखिए फैक्ट्री में मजदूरी की माध्यिका कितनी है ये बताना है। तो माध्यिका बताने के लिए देखिए 120 से शुरू हुआ, 120, 140, 160, 180 और 200। तो जब आंकड़े डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी 120 से इसको प्रॉपर ऑर्डर में कर लिया जाए, तो इसके मध्य में जो आने वाली संख्या होती है वही इसका माध्यिका हो जाती है। तो मध्य में आने वाली संख्या देखिए 160 है, तो इन आंकड़ों की, इन मजदूरों की जो माध्यिका होगी वो 160 आ गई। तो 160 इसकी माध्यिका आ गई और यही पूछ रहा। जब यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या है ये विषम होती है, तो इसका जो बीचों बीच है, विषम में एक संख्या जोड़ देंगे। ये देखिए ये कुल 5 है, 5 में एक जोड़ करके और भाग दे देते हैं, तो ये तीसरे नंबर पर जो पड़ेगा वही माध्यिका हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पर 160 पड़ रहा है, तो 160 इसकी हो गई माध्यिका। तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने लाइन ग्राफ पर कुछ क्वेश्चन किए, और इसके बाद अगला जो मेरा वीडियो होगा वो पाई डायग्राम पर होगा, तो उसे देखिए जरूर। और अब तक जो वीडियो मैंने बनाए हैं बार डायग्राम पर, हिस्टोग्राम पर, और ये आज का लाइन ग्राफ थे। और सबसे पहला वीडियो जो है इसके कंसेप्चुअल पर था कि कितने तरह के ग्राफ होते हैं और किस तरह से उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर टच करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम मिल सके और उसका आप लाभ ले सकें। आपकी तैयारी और जबरदस्त होती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।